चलिए, तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ, ये लॉ हमें क्या बताता है? ये लॉ हमें सिर्फ ये साबित करना चाहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अच्छा एब्जॉर्बर है तो वो अच्छा एमिटर भी है। सिर्फ ये स्टेटमेंट को प्रूफ किया गया है यहाँ पर, है ना। अ गुड एब्जॉर्बर इज़ अ गुड एमिटर। तो वो कैसे किया गया है, क्या किया गया, चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। अगेन ये आपके स्टेट बोर्ड में भी है, तो इसीलिए इसको अच्छे से पूरा डिटेल्स लिखना है भाई, बातें नहीं, पूरा डिटेल लिखो अच्छे से। एट अ गिवन टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ emissive power at a given temperature, the ratio of emissive power to the coefficient of absorption is equal to the emissive power of perfectly black body, to the emissive power of perfectly black body at the same temperature, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, एट द सेम टेम्परेचर एंड, जिसे पढ़ने की औकात नहीं है ना बाहर जाए, एंड एट ऑल वेवलेंथ्स, तो किसी भी दिए गए टेम्परेचर पे, मान लो कोई भी एक बॉडी है, थोड़ी देर के लिए उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, वो हीट इमिट कर रहा होगा, तो उस वक्त उसका एमिसिव पावर क्या होगा, बोले कैपिटल ई। साथ ही साथ उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी हीट आप कितनी इंसिडेंट करेंगे उसको कितना एब्जॉर्ब करेगा वो, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो बोले स्मॉल ए। तो ये कह रहा है कि ये बराबर होगा एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के, है ना। अब इस चीज़ को वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इसी स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, इन अदर वर्ड्स, एट अ गिवन टेम्परेचर, इन अदर वर्ड्स एट अ गिवन टेम्परेचर, द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी बॉडी is equal to coefficient of emission of that body। बोले कैसा, मतलब मैथमेटिकली तो वो ये कहना चाह रहा है कि A इक्वल्स टू ई। बोले यार ये दोनों सेम कैसे हो सकता है, अरे बहुत आसान है बेटा। देखो यहाँ पर साइड में देखो, ये E अपॉन ए है, तो क्या मैं इसको E अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए लिख सकता हूँ, है ना। और E अपॉन ई बी को क्या लिख सकते हैं आप, स्मॉल ई, है ना। तो स्मॉल ई इक्वल्स टू ए होगा। तो आप ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। स्मॉल ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कोई चीज़ कितना बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकती। स्मॉल ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोई बॉडी कितनी अच्छी तरीके से हीट को इमिट कर सकती, ये है। अब यही चीज़ को मुझे मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाना है, बोले कैसे, थ्योरेटिकली प्रूफ करके दिखाना है, कैसे पॉसिबल होगा। तो चलिए जाते हैं इसके थ्योरेटिकल प्रूफ की तरफ। हाँ रीज़न, क्या नाटक रहते हैं यार इन लोगों के यार, सच में। एक से बढ़कर एक नमूने, एक से बढ़ के एक नमूने सब अपनी किस्मत में आते। खोल बेटा दरवाजा। पढ़ते बैठे तो लेट हो गए। बस तो देखो, पहले बात तो ये आपके पास एक है कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर। अब यहां पर मेरे पास दो बॉडीज है, एक रहेगी मेरे पास ऑर्डिनरी बॉडी, ये है ऑर्डिनरी बॉडी, और ये है मेरे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
ये है एक ऑर्डिनरी बॉडी और एक है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, कंसिडर, तो कंसिडर एन ऑर्डिनरी बॉडी O and perfectly black body B in a constant, क्या है, डरा दिया बाबा, मेरा दिल धड़धड़ कर रहा है अभी। इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, है ना। ठीक है, तो भैया हमने क्या इमेजिन करे कि आपके एक ऑर्डिनरी बॉडी O है, एक ब्लैक बॉडी B है और ये रखी गई है कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर पे। इनिशियली मान के चलो कि तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। अगर तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है तो क्या चलेगा, उनके बीच में हीट का एक्सचेंज चलेगा, है ना। तो मैं बोलूँगा इनिशियली all the bodies are at different temperature. Initially all the bodies are at different temperature, hence exchange of heat will take place, hence exchange of heat take place, उनके बीच में exchange of heat होगा। ये हो गया स्टेटमेंट लिखना। कब तक चलेगा, अनलेस ऑल ऑफ देम अराइव एट द सेम टेम्परेचर। और ये लेन देन कब तक चलेगा, जब तक तीनों के तीनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। फिर उसके बाद आफ्टर some time when thermal equilibrium is reached, when thermal equilibrium is reached मतलब ये हुआ कुछ देर के बाद जब थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंच गया, when thermal equilibrium is reached, temperature of entire system, पूरे के पूरे सिस्टम का टेम्परेचर becomes constant, पूरे के पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब उसके वक्त हमें ऐसा लगता है, क्या हो गया हसन, जाओ बाहर जाओ, मोबाइल लेके आओ, मोबाइल लेके दरवाज़ा भेज दो बेटा। थैंक यू। तो ठीक, चल जान दो। आफ्टर सम टाइम व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, टेम्परेचर ऑफ एंटायर सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट। थोड़ी देर के बाद हमें जब ये देखते हैं हम लोग कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, एक आमतौर पे हमारा मिसकंसेप्शन है कि भैया अब हीट का एक्सचेंज बंद हो गया, मगर बात ऐसी नहीं है। हीट का एक्सचेंज अभी भी चालू है, हीट अभी भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा मेरी बॉडी अभी फिलहाल हम इस जगह पर बैठे हुए हैं, तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो बोले भैया अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। तो बोले बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि जितनी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी वो हीट इमिट भी कर दे रहा है। जब किसी चीज़ की बॉडी का टेम्परेचर अगर लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है एमिशन से। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका एब्जॉर्प्शन कम है एमिशन से, है ना। अब यहाँ पर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में है तो हम लोग क्या इमेजिन करके चलेंगे कि भैया वो जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसने उतनी हीट को क्या किया, इमिट भी कर दिया। आई बात समझ में। अब यही फिनोमिना को मैं क्या करूँगा, पहले ऑर्डिनरी बॉडी के लिए देखूंगा, फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए देखूंगा। तो चलो देखते हैं। तो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ओ, तो पहले हम ऑर्डिनरी बॉडी ओ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया
बाय ऑर्डिनरी बॉडी ओ इज इक्वल्स टू, वो आ जाएगा स्मॉल a इंटू क्यू। तो बोले ये क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय ऑर्डिनरी बॉडी ओ। तो बोले इज इक्वल्स टू a इंटू क्यू, मतलब ये देखो भैया इसमें क्षमता कितनी की एब्जॉर्ब करने की, स्मॉल a, उस पर हीट कितनी इंसिडेंट की गई, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। तो बोले इतनी हीट को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये इधर का हो गया सभी का। डायग्राम हो गया था, सभी का डायग्राम हो गया था। हाँ ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आपका जो ऑर्डिनरी बॉडी है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये देखा हमने। तो हम कहेंगे ओके चलो भाई मान लिया। फिर सेकंड, द अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ऑर्डिनरी बॉडी। अब भाई यहां पर क्या देख रहे हैं आप, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ऑर्डिनरी बॉडी। तो बोले वो कितना आएगा, तो बोले उसके एमिसिव पावर के बराबर आ जाएगा, कैपिटल ए। आपको याद होगा एमिसिव पावर का डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो बोले वो आ गया कैपिटल ई, वही बोल रहे ना अपन, बोले भैया एक सेकंड में एक यूनिट एरिया से कितनी हीट का लॉस हो रहा है, तो बोले कैपिटल ई का लॉस हो रहा है। अब हम कहेंगे कि सिंस द बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जितनी हीट आपने एब्जॉर्ब की है उतनी हीट क्या हो जा रही है, इमिट हो जा रही है। आओ, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी, इतनी, एमिट कितनी हो जा रही है, इतनी। तो मैं तीसरे सब पॉइंट में लिखूंगा, याद रखना ये जो पॉइंट है वो सब पॉइंट है, चौथे पॉइंट के अंदर आ रहा। तो मैं तीसरे पॉइंट के अंदर ये लिखूंगा, सिंस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है, देन हीट एमिटेड बाय द बॉडी, देन हीट एमिटेड बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। तो भैया हीट एमिटेड बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। तो जो बॉडी हीट एमिट करेगा वो किसके बराबर रहेगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी के बराबर रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर बात ऐसी है तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, मैथमेटिकली मैं इसको ऐसा लिखूंगा, दैट इज कैपिटल ई इज इक्वल्स टू ए इंटू क्यू। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि कैपिटल ई क्या है यहाँ पर, हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, स्मॉल ए इंटू क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। चलो ठीक है, ये मामला हो गया था आपके किसके लिए, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। अब मैं अब जाऊंगा कहाँ पे, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब बात चल रही है परफेक्टली, बिल्कुल पूरी तरह से काला घुस, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए फिर से मैं ये सारी बातें का रिपीट करूंगा। मैं बोलूंगा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कैपिटल बी इक्वल्स टू। तो भैया देखो क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है बहुत ही बेशरम बॉडी है। कैसे, उसको आप जितनी हीट देते हैं वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा सा कहा जाएगा ऑर्डिनरी बॉडी थोड़ा सा क्या था, सलीके का था, वो अपने हिसाब से जितनी की ज़रूरत है उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। मगर इसने क्या करता, जो जो देंगे तुम पूरी पूरी हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ना। वो ऐसे मेहमान तो नहीं बोलना चाहिए, मगर ऐसे शख्स के जैसा एग्जाम्पल है कि भैया भाई एक शख्स है जो दावत में है, मान लो कि मैंने तुमको दावत दिया है ना, उसमें से एक शख्स XYZ है जिसको ज़रूरत जितनी लग रही उतना वो ले रहा है ना, और भैया दूसरा शख्स ऐसा है कि भैया आगे सर देते ना देते, लूटो खा लो घरो घरो भर दो, है ना। तो वैसा, तो मतलब तुमने हीट दो, पिछली बार क्या था, आपने इतनी हीट इंसिडेंट की है, मगर उसका सिर्फ इतना % वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। मगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो क्या करता है, पूरी खा जाता है। तो ये पूरी की पूरी क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर डाला। आपने इतनी इंसिडेंट किए थे उतनी एब्जॉर्ब कर डाला उसने। आया समझ में, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा सेकंड उसमें, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी
तो बोले अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी इक्वल्स टू, बोले वो तो देखो एमएसयू पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी हो जाएगा, है ना। अरे भाई आप जो बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, होता क्या है ये तो एमएसयू पावर होता है। तो तुम यहाँ जो इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हो उसका मीनिंग क्या हुआ, एमएसयू पावर किसका, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मगर ब्लैक बॉडी की भी टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा उतना ही वो इमिट कर दे रहा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पर आगे, बट द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी is constant, temperature of black body is constant. This means the heat absorbed is equal to heat emitted, that is MSU power of perfectly black body is equals to amount of heat absorbed, equation नंबर 2 है ना। चलिए ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। तो अगर ऐसी बात है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो भैया अब E अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू अपॉन क्यू, क्यू गया, बचा क्या ए, है ना। तो देखो भैया ये फोर्थ वाला पॉइंट हो गया। मैं यहां लिख सकता देयरफॉर E अपॉन ई बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं E अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू ई बी, इक्वेशन नंबर 2, है ना। आपको मालूम है E अपॉन ई बी क्या होता, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल e इज इक्वल टू स्मॉल ए, हैंस प्रूफ। इसी तरह से आपका किरचॉफ्स लॉ यहाँ पर प्रूफ होता है, किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे प्रूफ होगा। प्रूफ नहीं किए थे अपन ने, वो बस ये इक्वेशन से ये इक्वेशन का सफ़र बताए थे। अपन ने पहले ये प्रूफ करे, अब फिर अपन वापस इसको कर रहे हैं। ओह भाई, अरे अल्लाह, रास्ते में चलो लिख लो। वाह, ये था किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। इसको आप ऐसा भी लिखते हैं, कभी कभार ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जाता है, E ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू A ऑफ लैम्बडा, यानी एमएस कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एट सर्टेन वेवलेंथ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एट दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ। चलिए हुआ, इधर का हो गया राइट साइड का पूरा, जल्दी करिए। चलो हो गया।
यहाँ पर हम लोग ने एमिसिव पावर के बारे में डिस्कशन किया और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन पावर के बारे में। हमें पता ये चला कि किसी भी बॉडी का जितना एब्जॉर्प्शन पावर है उतना ही एमिशन पावर भी होता है। अब हमको अगला जो है फॉर्मूला देखना है जिसको कहते हैं स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन या फिर स्टीफेंस एंड बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन भी कहा जाता है। राइट साइड का हो गया। चलो हो गया। इधर ध्यान दो, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। बेसिकली ये जो लॉ है ये एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए बनाया गया था। तो भैया ये फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, ये जो फिर इसका लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ perfectly black body। इतनी गर्मी में चाय पी रहे हो, is directly proportional to fourth power, enough, fourth power of its absolute टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी कि Q अपॉन AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसका मतलब क्या होता है, एमिसिव पावर। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर बाद में आपने क्या किया, इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ढूंढ के निकाला, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया उसे, है ना। सिग्मा क्या है, स्टीफेंस एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है इसे, कांस्टेंट, स्टीफेंस एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या फिर सिर्फ स्टीफन कांस्टेंट बोले तो चलेगा। और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। देखो फिर आगे इसका होगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन रेज़ टू पावर 4, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन रेज़ टू पावर 4। आप इमेजिन करो कि इसको इधर भेज दिया आपने T रेज़ टू पावर 4 को, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वैल्यू जूल होता, टाइम का सेकेंड, मीटर स्क्वायर, केल्विन रेज़ टू पावर 4, और जूल पर सेकंड क्या होता, वैट होता। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू पावर 4। अब मैं कहूँगा इसका डायमेंशन बनाओ, तो भैया सिग्मा का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है, सिग्मा का डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, यहीं से बनाओ। वैट का क्या था डायमेंशन, m1 L0 m1 L2 T-3। वैट का क्या है, m1 L2 T-3, वैट मतलब पावर हुआ ना, m1 L2 T-3 अपॉन L2 अपॉन K4। L2 L2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m1 L0 T-3 K-4, या थीटा-4 भी बोल सकते हैं आप उसको, है ना। टेम्परेचर को थीटा भी बोला जाता है, याद रखना, K-4 या थीटा-4। तो ये हो गया इसका स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने कहा, ये लॉ बेसिकली डिज़ाइन किया गया था परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, मगर जब प्रैक्टिकली दुनिया में देखा गया, पता चला दुनिया में तो ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। और अगर दुनिया में ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जो परफेक्टली ब्लैक है, तो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते अपन। तो बोले यार इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, तो बोले अब क्या करेंगे फिर, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया गया। तो बोले फिर कैसे चेंज किया गया, तो ये फॉर्मूले को एक ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इसको ऐसा बनाया गया,
फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए Q अपॉन ए टी इज इक्वल टू सिग्मा या E इंटू सिग्मा कैपिटल T रेज टू पावर 4। ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए फॉर्मूला बनाया गया। Q अपॉन ए टी E इंटू सिग्मा कैपिटल T रेज टू पावर 4। क्या चीज़? T रेज टू पावर 4 क्वेश्चन आया था। हाँ, पायरोमीटर में आया था ये। हाँ, वो जो पायरोमीटर जो हीट रेडिएशन नहीं, वो वेवलेंथ से रिलेटेड था। वो तो नहीं, क्या था वो? टेम्परेचर। हाँ, ये था सॉरी, टेम्परेचर नाप सकते हैं अपन हाई वो उसका, ये था फॉर्मूला। वो पायरोमीटर में था ना अपना, कि पायरोमीटर हायर टेम्परेचर में मेजर करने के लिए काम में आता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट, evaluation of rate of loss of heat बस by a black body over a cooler surrounding. Evaluation of rate of loss of heat by a black body over a cooler surrounding. तो मैं क्या कंसीडर करूँगा, एक सराउंडिंग को कंसीडर करूँगा जिसका टेम्परेचर T0 है, उसमें एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जिसका सरफेस एरिया A है और जिसका टेम्परेचर T है वो रखा गया है, सच दैट T इज़ ग्रेटर दैन T0। चलिए इसके बारे में लिखेंगे फिर हम। कंसीडर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आप एक मान के चलो, आपके पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ऑफ एरिया कैपिटल A एंड absolute temperature and absolute temperature capital T, enclosed in a surrounding of temperature capital T suffix 0, और ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे कि T इज ग्रेटर देन T0। बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है। राइट साइड का हो गया, स्टीफेंस लॉ का ये पूरा। किसी का पार्ट बाकी है ये? ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, देन अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय perfectly black body is Q upon 8T equals to sigma T raised to power 4. Equation number 1. तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपको इस तरह से दिया जाएगा। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम Q अपॉन T, जिसको आप कैपिटल R से भी लिखते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा A T रेज टू पावर 4। चलो इसे दे दो इक्वेशन नंबर 4। ये है कि भैया पर यूनिट टाइम, ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया था, ये सिर्फ पर यूनिट टाइम है ना। इसको रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट भी बोलते हैं, Q अपॉन T को, सिग्मा A T रेज टू पावर 4। अब ऐसा है कि मैं इमेजिन ये करके चलूँगा कि जो सराउंडिंग था वो भी परफेक्टली ब्लैक था,
अगर सराउंडिंग परफेक्टली ब्लैक था इसका मतलब क्या कि इसने जो हीट एमिट किया वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, है कि नहीं? तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, कंसिडर द सराउंडिंग टू बी परफेक्टली ब्लैक। आप इमेजिन करके चलो जो सराउंडिंग है वो पूरी तरह से ब्लैक है, hence it will absorb complete heat incident on it। तो वो क्या करेगा, उसे पड़ने वाली सारी की सारी हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वो। अब सराउंडिंग जो है एब्जॉर्ब करके अपने पास रखेगा थोड़ी, उसको वापस से वो क्या करेगा, इमिट करेगा। तो भाई ठीक है, जैसे कि इसने क्या किया था, इसने भी हीट इमिट किया था, और फिर मैं बोलूँगा वो जो हीट इमिट किया वो किसने एब्जॉर्ब किया, सराउंडिंग ने। सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अपने पास रखा कि अरे बहुत अच्छा लग रहा, नहीं, वो क्या करेगा, उसको इमिट भी करेगा, है ना। तो मैं बोलूँगा आफ्टर एब्जॉर्प्शन द सराउंडिंग एट टेम्परेचर capital T0 will emit heat radiation per unit time per unit area given as, क्योंकि भैया तुम्हारी जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है, T0 है, तो अब वो हीट तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी हीट इमिट करेगा, तो वो रहेगा Q/T इज इक्वल्स टू R, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बोला ना मैंने, तो Q/AT लेना पड़ेगा पहले, Q/AT इज इक्वल्स टू सिग्मा T0 रेज़ टू पावर 4। इसे देता इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलो मान लिया। 6th, देन अमाउंट ऑफ हीट emitted per unit time by the surrounding is Q/T is equals to sigma A T0 raised to power 4। अब देखो ये जो एमिटेड हीट है, जो सराउंडिंग ने पहले एब्जॉर्ब किया हीट को, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वापस से एमिट कर रहा है, वही एब्जॉर्ब हीट वापस से किस पे पड़ेगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है, हीट को इमिट कर रहा है ना, और आपका सराउंडिंग भी हीट को इमिट कर रहा है, और जो सराउंडिंग ने हीट इमिट किया वही हीट को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, टेम्परेचर यहाँ किसका ज़्यादा है, बॉडी का कि सराउंडिंग का? टेम्परेचर यहाँ किसका ज़्यादा है, बॉडी का या सराउंडिंग का? बॉडी का। अरे T > T0 है ना, तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, बॉडी का। अगर टेम्परेचर आपके बॉडी का ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट कौन इमिट कर रहा है, बॉडी इमिट कर रही है, सराउंडिंग भी हीट इमिट कर रही है, जो आपका ब्लैक बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना। मगर जितना ये इमिट कर रहा उतना ये थोड़ी इमिट कर रहा। मैं बोलूँगा यहाँ पर ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर ज़्यादा है, सराउंडिंग का एमिसिव पावर थोड़ा सा कम है। इसी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। और ये देखो, क्योंकि ये हीट कम इमिट कर रहा है तो ब्लैक बॉडी जो है हीट को कम एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अब मैं बोलूँगा ब्लैक बॉडी का हाल देखो, वो ज़्यादा से ज़्यादा इमिट कर रहा है ना, मगर एब्जॉर्प्शन कैसा है, कम हो रहा। मान लो एक बंदे की जो है भाई पेमेंट है कि भैया मान लो उसका पेमेंट है 1 लाख रुपए पर मंथ, मगर उसका खर्चा जो है 1.5 लाख रुपए पर मंथ है कि नहीं? खर्चा क्या हो जा रहा है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ। तो जितना इनकमिंग है उससे ज़्यादा आउटगोइंग है, तो ये फायदे में चल रहा है क्या वो? नहीं ना, नुकसान में जा रहा ना, उधारी पे उधारी हो जा रही 50-50 हज़ार की हर महीने। तो भैया इसीलिए हम लोग कहेंगे वैसे हाल इसका हो रहा कि भैया ये क्या कर रहा, जितना खर्चा कर रहा उससे उतना मिल ही नहीं रहा, तो इस वजह से उसे हीट का क्या हो रहा, लॉस हो रहा। तो मैं बोलूँगा नेक्स्ट पॉइंट में, दिस एमिटेड हीट ऑफ सराउंडिंग is absorbed by perfectly black body. This emitted heat of surrounding is absorbed by perfectly black body. तो जो सराउंडिंग ने हीट इमिट किया वो किसने एब्जॉर्ब किया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
but since temperature of black body being greater, मगर क्योंकि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, देयर विल बी लॉस ऑफ हीट बाय द ब्लैक बॉडी, हेंस रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द ब्लैक body is rate of loss of heat by the black body is delta Q upon delta T. Body per unit time is delta Q upon delta T sigma A T raised to power 4 minus T0 raised to power 4. Sigma A T raised to power 4 minus T0 raised to power 4. अभी इक्वेशन नंबर कौन सा आएगा भैया? ये 4 और ये 5, इक्वेशन नंबर 5. तो भैया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितना हो जाएगा? सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेस टू पावर 4. इक्वेशन नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 हो चुका है. ठीक है. एंड फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोल दिया तो पर यूनिट टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रेट बोलते से वो टाइम से कंपेयर हो जा रहा ना. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डी क्यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेस टू पावर 4. ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4 माइनस टी जीरो रेस टू पावर 4. बस यही है फाइनल. ये हो गया आपका स्टीफेंस कांस्टेंट, मतलब स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन से रिलेटेड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6. कल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ. और आप अपने डीपीपीस के साथ तैयार रहिए. मैं कल एक फाइनल डीपीपी दूंगा इसकी, कंडक्शन की, लास्ट में कंडक्शन रेडिएशन दोनों के डीपीपीस भी डिस्कस कर लेंगे अपन.